और कितने डॉक्टर्स नर्सेज ये वो एक आईसीयू में काम करते हैं? Yeah. ऑन व्हाट डॉक्टर्स आर ऑन? Doctors, I would जैसे say एक more आप than हैं जो doctors, इंटेंसिविस्ट हो गए. intensivist है. Yeah, more than doctors, I would say sisters. The main heart and soul of ICU are the staff. They're working. जितना स्टाफ्स मेहनत करते हैं उतने ही शायद डॉक्टर्स करते हैं. आई वुड नॉट पुट डॉक्टर्स डिग्रेड और सच, बट स्टाफ दे रियली डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क देयर, लॉट ऑफ मेंटल वर्क, कैलकुलेशन वर्क, एंड हर पेशेंट के लिए आई मीन उनका तो 8 आवर्स का 1 घंटे का शिफ्ट होता है. बट अगर पेशेंट को देखना है, किसी को पेशेंट को जानना है, तो वो पहले स्टाफ को पहचानता है. ये मेरी स्टाफ है, ये मेरा ब्रदर है, ये मेरा सिस्टर है. एंड जो भी है फर्स्ट इंटरेक्शन आईसीयू में स्टाफ का होता है. तो स्टाफ कैपेबल होना और बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल एंड स्माइलिंग फेस वाले होने बहुत इंपॉर्टेंट है. सो द स्टाफ इज़ अ हार्ट एंड सोल ऑफ द आईसीयू, दैट व्हाट्स वी कॉल एज नर्सेज. So nurses usually 1-to-1 ratio for very critical patients. कभी कभी पेशेंट्स को डायलिसिस लगता है, तो डायलिसिस का मशीन भी पेशेंट के बाजू में होता है. तो एक पेशेंट को डायलिसिस भी चल रहा है, साइमल्टेनियसली वेंटिलेटर का भी मशीन चल रहा है, कभी कभी हार्ट का एक असिस्ट डिवाइस होता है वो भी चलता है. सो ऑल दिस अगर मशीन्स है पेशेंट को, तो यूजुअली मेनी टाइम्स वेंटिलेटर वाले पेशेंट को 1:1 रेशियो रहता है. मतलब एक पेशेंट के लिए 1 स्टाफ इन द ड्यूटी, सिस्टर या ब्रदर या सिस्टर या ब्रदर कंप्लीटली. एंड मोनी टाइम्स अगर उनको कोई ऑर्गन सपोर्ट या मशीन सपोर्ट नहीं है तो 1:2 रेशो भी रहता है बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स में. तो 1:2 रेशो के स्टाफ रहता है. स्टाफ के ऊपर एक उनका ड्यूटी इंचार्ज स्टाफ रहता है, जो उन स्टाफ जो अगर एक आईसीयू में 10 पेशेंट है और 7 स्टाफ है, तो वो 7 के ऊपर एक स्टाफ रहेगा, वो इज़ अ इंचार्ज स्टाफ, जो हर एक केस को थोड़ा थोड़ा हेल्प करेगा. ही इज़ मोर एक्सपीरियंस. उनके ऊपर भी एक आईसीयू इंचार्ज स्टाफ रहते हैं. सो काइंड ऑफ 3 लेयर्स में काम यहाँ पे होता है. डॉक्टर्स के इसमें भी ऐसे 3 लेयर्स में काम होता है. सो देयर आर जूनियर डॉक्टर्स, देन उसके बाद और उसके ऊपर के लेवल डॉक्टर्स, एंड देन हेड ऑफ द आईसीयू, and then maybe associate of the ICU. So every hospital has 2 or 3 levels where they work with. In our ICU, we have 3 levels again. So as a chief of the ICU, फिर उसके बाद associate chief of the ICU, and then the resident doctors of the ICU, जहाँ पे वो ड्यूटीज़ करते हैं, वो फुल टाइम आईसीयू में बैठे रहते हैं. एज सीनियर डॉक्टर्स वी कीप ऑन हॉपिंग ऑन पेशेंट्स टू पेशेंट्स. लाइक ये आईसीयू के सारे पेशेंट्स के राउंड हो गए, देन आई गो टू द नेक्स्ट आईसीयू के पेशेंट के राउंड, एंड वी कीप ऑन हॉपिंग, एंड इफ समबडी गेट्स बैड हियर वी कम हियर अगेन. So we are rotating and continuously, it's a machine. Phone calls going on. And the real work is done by the staff and the resident doctors of the ICU. So that the carrying out of work or the execution of the work, वो वहाँ पे होता है. ये सारे breed को intensivists कहते हैं. So this is a separate breed. When you pass your MBBS and उसके बाद आप एक specialty करते हो, and उसके बाद आप intensive care का और एक specialty करते हो, and then you become intensivist. That is a आईसीयू स्पेशलिस्ट. ये क्लास इंडिया में 1990s से डेवलप हो रहा है. इट वॉज नॉट देयर बिफोर, बिकॉज पहले आईसीयू ही इतने नहीं थे. अभी आईसीयू जैसे आ रहे, तो नीड फॉर इंटेंसिविस्ट हैज इम्प्रूव्ड, बिकॉज ये मशीन्स के बारे में जानकारी, उनका जो डेटा आता है उनके बारे में जानकारी, मशीन्स लगाना कैसे है, मेंटेन कैसे करना है, उनसे जो डेटा कैसे लेना है, वो ट्रांसलेट पेशेंट केयर में कैसे करना है. Because it's not just one machine the patient may have. He may have ventilator, he may have dialysis, he may have the monitors, he may have different kinds of machines. Correct. So ये सारा data, numbers, plus वो intensivist को he has to talk to the surgeon जिसका patient है, he has to talk to the cardiologist जो भी आ रहा है उनको देख रहा है हार्ट के लिए, या फिर he has to talk to the neurologist जो भी है, he has to talk to the radiologist जो उसका imaging कर रहा है, he has to talk to the pathologist जो उसके blood test दे रहा है, he has to talk to his staff, his doctors, mama, maushi in the hospital, the attendants in the hospital. So this intensivist person is like at the center of the spoke and wheel kind of a the whole system. Yeah, so he has to coordinate all decisions there as a captain of the ship. He has to call to the relatives से बात करना है, and सारा सब मिलके एक लेवल पे आके he has to give that medicine or drug and monitor the treatment. So that's a very central role, and ये specialized role है. So intensive care और intensivist जो breed है, वो kind of I would put it as a very diplomatic person who has to be there, who has to take all into account and do the best for the person. And उनका एक central role होता है. So these are intensivists. Okay, tell me one thing. जब एक पेशेंट वेंटिलेटर पे है, लाइफ सपोर्ट पे है, तो उनका अगर विंड पाइप ब्लॉक्ड है, तो मतलब फूड पाइप भी कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड, यू कांट पुट एनीथिंग टू द माउथ, तो उनकी न्यूट्रिशन ये वो कैसे मॉनिटर करते हैं? Yes, so as you said, wind pipe स्टूल blocked पास नहीं होगा, वो ऑर्गन्स भी यूज नहीं हो रहे हैं.
Correct. कहीं ना कहीं जो Correct. इनका एक्चुअली काम है. Yes. अगर आप आईवी के थ्रू उनको न्यूट्रिशन दे रहे हो कि आपके विटामिन हो Vitamin गए, दे रहे हो. ये हो गए, Correct. कैलोरीज हो गए, जो भी, आई डोंट नो, वो आप बताना. Perfect. Yes. पर कुछ कुछ ऑर्गन्स नहीं यूज हो रहे हैं, जैसे स्टमक यूज नहीं हो रहा है, आपके इंटेस्टाइन्स यूज नहीं हो रहे हैं, बिकॉज कुछ सॉलिड नहीं जा रहा है, तो एक्सक्रीशन भी शायद नहीं हो रहा है. Perfect. This is a very important question. Okay, and बिकॉज एज अ रिलेटिव आउटसाइड एक इंसान सोचता है ना कि खा नहीं रहा है. करेक्ट. सो ये क्वेश्चन आपसे आया, आई एम रियली थैंकफुल, बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो रिलेटिव से पहले आता है. बिकॉज रिलेटिव्स को क्या, अंदर जब पेशेंट गया उसने खाना नहीं खाया, वेंटिलेटर पे ठीक है, डायलिसिस पे ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो, बीपी ऊपर ला रहे हो, ऑक्सीजन स्टेबलाइज कर रहे हो, ठीक है, बट सर मेरे पेशेंट ने खाना खाया क्या, वो तो सीडेटेड है, खाना कैसे खाएगा. तो ये टाइम पे 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, बिकॉज न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द आईसीयू या कहीं पे भी. अगर क्रिटिकल है पेशेंट का तो उसको न्यूट्रिशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज अगर न्यूट्रिशन नहीं है तो मेडिसिन का शायद काम करना कम हो सकता है, एंड पेशेंट वो कैन गो इनटू अ कैटाबॉलिक स्टेट, और कैटाबॉलिक स्टेट में जाता है तो इन्फ्लेमेशन बॉडी में और बढ़ जाता है. ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन है, कैटाबॉलिक स्टेट में जाने के बाद मैं इन्फ्लेमेशन को और बढ़ा रहा हूँ, सो अननोइंगली आई एम पुशिंग द पेशेंट डाउन द लाइन, राइट. सो न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है. न्यूट्रिशन के लिए आईसीयू में 2 स्ट्रैटेजीज होते हैं. एक तो पेट का न्यूट्रिशन, जैसे पेट में डालो, या फिर जैसे आपने कहा कि सलाइन से दो. सलाइन से देने वाला न्यूट्रिशन होता है, बट वो हम तभी यूज़ करते हैं जब पेट का भी यूज़ नहीं कर सकते. द फर्स्ट अप्रोच इज़ ऑलवेज एंट्रल न्यूट्रिशन. एंट्रल मतलब उसके इंटेस्टिन में दो, उसके पेट में दो. तो एक नोज ट्यूब आता है जिसको हम राइल्स ट्यूब बोलते हैं. द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड द ईजिएस्ट प्रोसीजर ऑल ओवर द वर्ल्ड, बेसिक डॉक्टर्स भी कर सकते हैं. एक नोज का रास्ते से हम यहाँ से जाके बैक ऑफ द थ्रोट में आता है, एंड बाजू में फूड पाइप और विंड पाइप होता है. फूड पाइप को में आराम से वो ट्यूब ऑटोमेटिक यूजुअली चला जाता है, ब्लाइंड प्रोसीजर है, वो फूड पाइप में चला जाता है, एंड देन वी पुट द ट्यूब और ग्लाइड थ्रू इट, बिकॉज वो पाइप को हम थोड़ा सा नॉट ग्लू, हम लोग एक लिग्नोकेन जेली लगाते हैं जिससे हर्ट भी नहीं होता है एंड स्मूथनेस भी मिलता है. वो ग्लाइड करके स्टमक में जाती है. वो ट्यूब जो जाती है उसको हम राइल्स ट्यूब बोलते हैं, और वो राइल्स ट्यूब के बाजू में 3-4 होल होते हैं. क्या बोलते हैं उसको? राइल्स ट्यूब, राइल RYLES, RT बोलते हैं बहुत लोग, ओके, RT या राइल्स ट्यूब बोलते हैं. तो वो राइल्स ट्यूब ऐसे जाके पेट में जाएगी, एंड उसका एंड एक बाहर होगा. यहाँ से हम फॉर्मूला फीड्स देंगे. सो फीड यूजुअली डिसाइड होता है डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट स्टेटस. यूजुअली ये लिक्विड या सेमी लिक्विड फ्लूइड जाएगा, वेरी वेरी थिक भी रहता है बहुत टाइम्स. ये फ्लूइड जाएगा विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी. ओके, उसे कुछ ऐसे पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कभी थोड़ा सा सिरिंज से पुश किया तो वो आराम से जाता है. सो ये फीड हम यूजुअली एवरी 3 घंटा या फिर एवरी 2 घंटा पेशेंट को देते हैं. ये फीड बनता है हॉस्पिटल किचन से आता है, एंड ये फीड पेशेंट के पैरामीटर्स के हिसाब से होता है. फॉर एग्जाम्पल किडनी डिसीज़ है तो कुछ चीज़ें उसको दे नहीं सकता है. हार्ट डिसीज़ है तो बहुत ज़्यादा पानी, वाटर, उसका कंटेंट कम होना चाहिए, सॉल्ट कंटेंट कम होना चाहिए. अगर डायबिटिक है तो उसमें शुगर नहीं होना चाहिए, एंड कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे शुगर बढ़े. तो ये एक फॉर्मूला फीड डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स डे ऑफ एडमिशन, करंट स्टेटस, करंट वाइटल पैरामीटर्स, कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये फ्लूइड बनता है. डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन बनाता है. फॉर एग्जाम्पल आई राइट ए प्रिस्क्रिप्शन दैट पेशेंट नीड्स डायबिटिक and kidney diet for today, and the feed should be 300 ml fluid, total of 300 ml every 3 hours. तो हर 3 घंटे को 300 ml फ्लूइड पेशेंट को जाएगा. आइदर वो कंटिन्यूस ड्रिप में जाएगा, वो पाइप को हम लोग एक बैग रखेंगे, बैग में फीड रखेंगे, ड्रिप वाइज जाता रहेगा, या फिर हर 3 घंटे में सिस्टर थोड़ा सा डालेगी. तो ये प्रिस्क्रिप्शन जब बन गया, ये प्रिस्क्रिप्शन जाता है डाइटिशियन के पास. डाइटिशियन उस तरह का फीड किचन से ऑर्डर करके पेशेंट के बाजू में आएगी. सो वो फीड पेशेंट को जाएगा, जिससे न्यूट्रिशन मेंटेन होएगा. बट समटाइम्स पेशेंट वेंटिलेटर पे भी होता है और ऑपरेशन हुआ है. समझ लो पेट का ही ऑपरेशन हुआ है, समझ लो इंटेस्टाइन का ही ऑपरेशन हुआ है, और इंटेस्टाइन के ऑपरेशन के बाद इमीडिएटली 2-3 दिन तक फीड दे नहीं सकते. यूजुअली फर्स्ट 2 डेज तक इवन इफ फीड नहीं है पेशेंट को, जिसको हम हाइपोकैलोरिक डाइट बोलते हैं, दैट इज़ ओके. यूजुअली फ्रॉम द 3rd-4th डे वी हैव टू स्टार्ट सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन टू द पेशेंट. जो नॉर्मल सलाइन वाले बॉटल्स होते हैं ना, उसमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं जाता. एक डेक्सटोज का बॉटल में 25 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कुछ भी नहीं है. इट्स हार्डली नथिंग. इट इज़ नॉट फॉर न्यूट्रिशन, इट इज़ फॉर द फ्लूइड. बट जब हम सलाइन से न्यूट्रिशन दे सकते हैं, उसके लिए कुछ बैग्स आते हैं स्पेशलाइज, जिसमें कैलोरीज, प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स एंड फैट्स ये सब मिक्स होते हैं. सो प्री फिल्ड न्यूट्रिशन वाले बैग्स आते हैं जो सलाइन के द्वारा दिए जा सकते हैं. तो वो हम सलाइन से देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन. तो इसको हम बोलते हैं
पेरेंटल न्यूट्रिशन। ये हो गया पेरेंटल न्यूट्रिशन और इससे हो गया एंट्रल। फर्स्ट एम हमेशा एंट्रल होता है, लेकिन एंट्रल भी नहीं दे सकते, तो पेट का प्रॉब्लम है, तो पेरेंटल कुजिन तक चलाते हैं। तो दिस इज हाउ वी मैनेज द न्यूट्रिशन। दिन मैक्सिमम पेरेंटल आप दे सकते हैं, जिसके बाद Parental- उनको आपको स्विच ओवर करना जरूरी हो। पेरेंटल की खुद के साइड इफेक्ट्स है, बिकॉज वो सलाइन से जाता है तो लाइन फायर हो सकती है। पेरेंटल न्यूट्रिशन में कभी कभी पेशेंट्स को इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज हो सकते हैं, कभी कभी अमोनिया उनका बढ़ सकता है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन। लॉन्ग टर्म पेरेंटल न्यूट्रिशन से पेशेंट को फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। ओके, सो ये हम लोग को साइड इफेक्ट्स दे सकते हैं। यूजुअली वी ट्राई टू अवॉइड ट्राई टू गिव पेरेंटल न्यूट्रिशन फॉर 3 to 4 days, जब तक उसका एंट्रल काम ना चले और एंट्रल मतलब पेट काम ना करे। पेट एक बार चल जाए तो नॉर्मल फीडिंग पे ही होता है, और जब प्रॉपर खाना लेने सके, वो मुंह से लेने सके, तो राइल्स टू बी आउट करके मुंह से लेने लगे। तो 3 to 4 days इज वी ट्राई फॉर पेरेंटल न्यूट्रिशन, एंड देन वी ट्राई टू स्विच ओवर एज अर्ली एज पॉसिबल टू एंट्रल न्यूट्रिशन। बट सम पेशेंट जिनको ऑपरेशन इतना बड़ा हुआ है या फिर इतना प्रॉब्लम है पेट का, वी कैन नॉट गो फॉर एंट्रल एट ऑल। उनमें पेरेंटल हमको लॉन्ग टाइम देना पड़ता है, एंड साइड इफेक्ट्स वी हैव टू मैनेज ओके, वैसे एज लॉन्ग एज इट कैन बी।